अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हरमीत हमारा साथी भी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सोहा नहीं है, सोहा को अपेंडिक्स की तकलीफ़ है जिसकी वजह से उसको ऑपरेट करवाना पड़ रहा है। मेरे ख़्याल में आज उसकी सर्जरी होगी, उसके लिए हम दुआ गो हैं वो जल्द सेहतयाब हो और वापस हमारे साथ शामिल हो जाए। अभी कुछ दिन के लिए तो उसको आराम करना पड़ेगा, इसलिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ दिन मुझे और हरमीत को। हरमीत का रुख करते हैं, पहले ज़रा उसकी चेहरा मुबारक आज देख लें, आज दस्तार किस रंग की है। हरमीत, हेलो, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ो। बात आपकी दुरुस्त है कि सोहा की तबीयत बाकी 2-3-4 दिन से बड़ी ख़राब थी और अब देखना ये है कि सर्जरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इसी के साथ साथ सब हम मुल्क भर में जो हालात देख रहे हैं और ख़ासकर जो वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पर बच्चों की, बूढ़ों की, बुज़ुर्ग जितने भी हम देख रहे हैं कि इस किस्म की वीडियो जो लोग अपने घरों से अलग हो चुके हैं, घर टूट चुके हैं, घरों से बेघर हो चुके हैं, अपनों के रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं, तो इस किस्म की जब वो वीडियो वायरल हो रही हैं तो बहुत ही दुख, बहुत ही तकलीफ हो रही है। और सैलाब की तबाहकारियाँ कम होने के बजाय बड़ी तेज़ी से और भी जाने, खासकर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी हम देख रहे हैं। और इस बार जो कल हम देख रहे थे कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी जो है वो तोदे गिरना और इस किस्म की जो वाक़यात हैं वो भी उसकी भी वीडियोज़ जो है वो आ रही हैं। तो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं मुल्क भर में। और ख़ासकर आपने देखोगे कि अब आलमी दुनिया जो है आलमी इदारों की जानिब से $50 करोड़ जो है इमदाद देने की भी का ऐलान भी किया गया। और पाकिस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है, क्योंकि ये जो बहरान, ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त अगर मुल्क के हालात देखें तो मईशत का बुरा हाल है, फिर इस तरह इन हालात को पर काबू पाना हमारे बस से थोड़ा सा आगे निकल चुका है। तो मेरे ख्याल में अब दुनिया को भी आना होगा और जिस तरह अपीलें की जा रही हैं पूरी दुनिया को, लोग उसमें कंट्रीब्यूट भी कर लें। और ख़ासकर हम देख रहे हैं जो हमारी तंजीमें हैं, सोशल वर्कर हैं या एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लोग हैं वो भी अपनी अपनी तरफ से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोगों से भी वो दरख्वास्त करते नज़र आ रहे हैं। किस्म की जो सूरत हाल है, अब सब हमने फिर एक मुठ बन के हमने दोबारा अपने आप को यूनाइटेड करके इस ये जो तबाहकारियाँ से निकलने के लिए एक होना होगा। और जिन मुश्किलात से लोग दो चार हैं उनकी जितनी भी हम मदद कर सकते हैं हम सबको इंडिविजुअली करनी होगी, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, जैसे जो हालात उन पे आए हैं, ख़ासकर बच्चे जितने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि अभी कल कोहिस्तान का ये जो इलाका था, कल आपने देखोगे कोहिस्तान के इलाके में 4 नौजवान बिल्कुल दरिया के किनारे थे और पत्थर के ऊपर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उनको निकालेगा। 4 घंटों तक उन्होंने इंतज़ार किया और अचानक बेरहम मौजें आई और उनको बहा के लेके चली गई। तो वो तस्वीरें बड़ी दिलखराश किस्म की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। और साथ साथ आपने दीर के इलाके में एक गाड़ी जो फंसी थी, ये जो वीडियो अब चल रही है, तो इसको जब निकाला गया तो मौजाना 2 ख़वातीन जो थी उनको बचा लिया गया, एक शख्स जो है वो भी जिंदा बच गए। तो इस किस्म की चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं, लेकिन बहरहाल हम सबको एक होना होगा और इसके लिए जितना भी हो सके कंट्रीब्यूशन हम सब ने करना होगा, ताकि जो बुरा वक्त आए, जो एक मुश्किल वक्त आया, इससे निकालने के लिए हम सबको कोशिश करनी होगी। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी तफसील से बता दिया। असल में बात यह है कि प्लानिंग अब हमारी जो है वो 2 लेवल के ऊपर करनी पड़ेगी। एक तो हम सबसे पहली बात यह करें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, मवासलात का निज़ाम है, यहाँ तक कि ग्रिड स्टेशन हैं, बिजली के खंभे हैं, वो टोटल बह गए हैं बहुत सारे इलाकों में। बत्ती गई हुई है, लाइट है नहीं और घरों में छतें गिर गई हैं। बहुत से घरों की कच्चे मकान तो बिल्कुल मलयामेट हो गए। बलूचिस्तान हो, साउथ पंजाब हो, इंटीरियर सिंध हो, सूरत हाल बहुत बुरी है। राजनपुर के बारे में मैं पढ़ा था कि राजनपुर मुकम्मल तौर पर डूब गया हुआ है। साउथ पंजाब में डेरा गाजी खान की तरफ बहुत बुरा हाल है, डेरा इस्माइल खान की तरफ बहुत बुरा हाल है। इसको जितना भी हम मतलब करें उसके बारे में कम है जितनी तबाही हुई है। तो 2 लेवल के ऊपर हमें प्लानिंग करनी है। एक तो सबसे पहले फौरी तौर पे आबादकारी करनी है, वो लोग जो इस वक्त बेघर हुए हुए हैं उनको आबाद करना है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमें तवज्जो देनी है कि सड़कें दोबारा बनेंगी, पुल दोबारा बनेंगे। और उसके लिए जो 2005 का ज़लज़ला था, उस वक्त तुर्की ने जिस तरह से घर बना के दिए थे वो हमें मदद अभी तक याद है। उस मॉडल को हमें देखना पड़ेगा हरमीत।
50 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और उस ज़माने में टेंट सिटी, क्योंकि अब आप देखें सबसे बड़ा मसला जिस तरह आप कह रहे हैं कि आबादकारियाँ हैं, और कल कोर कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात भी हुई और इसी हवाले से बात की कि पाक फौज हर मुमकिन मदद करेगी। और हमने देखा है हर मुश्किल वक्त में, चाहे जलजला आया था या 2010 में जिस तरह सैलाब आया था, फिर 2014-15 में दोबारा जब हालात ख़राब हुए थे, तो पाक फौज के जवान जो है वो हर मैदान में आपको बड़े एक्टिव नज़र आते हैं और अब भी कोशिश की जा रही है। लेकिन टेंट सिटी की बात जो मैंने कल भी की थी और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अब यो इस किस्म के हालात हैं कि इस वक्त सारी, क्योंकि जहाँ जहाँ हम देखें पानी खड़ा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, खासकर बलूचिस्तान में मुझे एक बात अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरदारों ने, वडेरों ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने तक ही काम महदूद रखा। लेकिन हमने कभी वहाँ पे नहीं देखा कि वहाँ की सड़कें थी सैलाब से पहले भी वो जिस तरह खंडर का मंजर पेश करती थी। तो इस किस्म का काम इससे पहले भी होना चाहिए था पर नहीं हुआ। लेकिन अब जिस किस्म के जो राब्ते मुनक़ते हो चुके हैं, सिग्नल नहीं है, टेलीफोन के सिग्नल गायब हैं, बिजली नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के राब्ते एक दूसरे से कट गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना होगा। और इनको बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि तरजीही बुनियादों पर इन पर काम करना होगा। लेकिन सबसे पहले अब लोगों की आबादकारी है, चाहे वो नॉर्मल टेंट सिटी बनती है या टेंट जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो NGOs हैं, मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी अपील की जा रही है कि लोगों को आबाद कराने के लिए अब हमें टेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, मतलब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग मुतासर हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, ये कोई भी क्लैमिटी के हवाले से देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद है। और एक्चुअल तादाद जो है वो कह रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो जब ज़्यादा होगी तो नेचुरली तकरीबन 3 करोड़ तक। हाँ, तो मतलब ऐसी जब सूरत हाल होती है तो फिर 50 करोड़ डॉलर भी इमदाद कम पड़ेगी, मतलब उसके लिए और ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान, आपने जैसे जिक्र किया कि मौशी मुश्किलात में घिरा हुआ है, और ऐसी मौशी मुश्किलात में फिर बहुत मुश्किल है कि अपने अंदरूनी तौर पे हुकूमत को मदद कर सके। मिनिस्टर्स ने ज़रूर ये कहा कि 1 महीने की तनख्वाह वो सैलाब फंड में दे देंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कल बात हुई, जो मीटिंग हुई उनकी आपस में, आर्मी चीफ ने इस बात का इयादा किया कि आर्मी हर सूरत में मदद करेगी और आर्मी के जो फ़ौजी जवान हैं, अफसर हैं, वो भी 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देंगे। तो उस तरफ से भी इमदाद आ रही है, लेकिन ये इमदाद हमें अभी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। और फिर जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत हमें इमदाद चाहिए होगी। तो आलमी इदारों से इमदाद की अपील कर दी गई है, ये ठीक है। तो बहरहाल हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। मैं चलता हूँ, पहले टॉप स्टोरी थोड़ी सी शेयर कर लूँ आपके साथ। सैलाब के हवाले से बात कर ली, सैलाब के हवाले से बात करते रहेंगे। डेली डोज हमारा होगा। उसके बाद कल हम जो अबूरी ज़मानत होगी इमरान खान की, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। एक में उनको 1 लाख रुपए के मुचल्के जमा कराने पे 1 सितंबर तक उनको छूट मिल गई है, दूसरे में केस में 7 सितंबर तक उनकी ज़मानत हुई है। और फिर जो कोर्ट है इस्लामाबाद की, वहाँ से भी उनकी ज़मानत हुई है 31 अगस्त तक की। ये 3 मुकदमात हैं जिनमें इस्लामाबाद में इमरान खान को पेश होना है और अपनी सफाई पेश करनी है। ये ज़मानत चलेगी लंबी या नहीं चलेगी, क्या गिरफ्तारी होगी, नाअहली होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके बाद हम एक नौजवान की आपको वीडियो दिखाएंगे, थोड़ी सी रिपोर्ट दिखाएंगे, जो नाबीना है लेकिन उसे भीख मांगने की बजाय कोई कारोबार, छोटा मोटा काम करने की तरजीह दी है। तो ये कहानी हम आपको बयान करेंगे। एक यंग बेनज़ीर भुट्टो के तौर पे एक बच्ची सामने आई है, हमारे जो बच्चों को बाहर स्कॉलरशिप पे भिजवाती है, उनकी तालीम के तरीके में उनकी मदद करती है। इसका हम जिक्र करेंगे, इससे मुलाकात करवाएंगे आपकी। और सैलाबकारियों के बारे में हमने अभी भी बात की है, आगे चल के भी बात करेंगे। मुआशरे में बढ़ती हुई एंजाइटी, ये एक बहुत बड़ा मरज़ है एंजाइटी। अभी तो ये भी जो सैलाब ज़दगान बच्चे बहुत सारे होंगे, इनमें भी हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और एंजाइटी के मसाइल सामने आएंगे। हरमीत, चलते हैं डेली डोज की तरफ। उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ज़रूर सर, ज़रूर। हाँ, थोड़ा सा लाइट कर दें। हालांकि दिल नहीं चाह रहा, सैलाब ज़दगान के मामले इतना दुखा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो पीपल्स पार्टी के जाले की गुलाबी इंग्लिश
ने गोरे को भी हैरान कर दिया। फ्रांस से गिलगित की सैर के लिए आने वाले एक टूरिस्ट ने पीपल्स पार्टी के जाले से उसकी मुलाकात हुई और उसकी अंग्रेज़ी ने उसको भी सोचने में मजबूर कर दिया। मैं इस हवाले से एक बात बताऊं, एक लतीफ़ा बड़ा, मैं इंग्लैंड गया हुआ था तो वहाँ बड़ा मशहूर होता था कि जनाब एक पाकिस्तान से बंदा आया हुआ है जी जी, और वो आके एक रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट का जो बंदा है वो भी पाकिस्तानी है, तो दोनों की जो आपस में गुफ्तगू है, पहले उससे पहले गिलगित वाली आपको मैं गुफ्तगू सुनवा दूं, फिर मैं आपको अपनी भी बात सुनाऊंगा। तो पहले ज़रा गुलाबी इंग्लिश पीपल्स पार्टी के जाले की और फ्रांस से आए गिलगित में टूरिस्ट की ज़रा गुफ्तगू सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। इंग्लिश हाउ यू? वैसे रोज़ साहब कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए तो इस किस्म का। आप देखें ना कि हाँ कि वो जितना ज़बरदस्त तरीके से उसको नहीं आती, टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा है, हमारे चेहरों पर भी हंसी आ रही उसकी वजह से, लेकिन ये बात है कि उसका अपना एक स्टाइल है और ये टोपी पहनने का अलग एक स्टाइल है और जिस तरीके से वो बात कर रहा है, बड़े मज़े की ये वीडियो है और जिसमें वो फ्रांसीसी भी हैरान है कि भैया ये इस तरह की इंग्लिश तो मैंने अपने वहाँ के डिक्शनरी में भी नहीं देखी जिस तरह ये बोल रहे हैं। तो होना चाहिए, ऐसा लेवल होना चाहिए कॉन्फिडेंस का। हालांकि फ्रांसीसियों की अपनी अंग्रेजी भी को बहुत शानदार नहीं होती, जो गोरों में जब इंग्लैंड में हो, मैं आपको बात बता रहा था, इंग्लैंड में हो तो वहाँ पे फ्रांसीसियों के भी लतीफ़े बने हुए अंग्रेज़ी बोलने के, और फ्रांसीसी जो है फ्रांस में जाएं तो वो अंग्रेज़ों के लतीफ़े सुना रहे होते हैं मुख्तलिफ और कल्चरल। ये अपने आप को जो भी कल्चर या मतलब सुपीरियर समझ रहा होता है ना, वो अपने से जूनियर कल्चर को जिसको समझता है वो उसका मजाक उड़ाता है, लतीफ़े बना रहा होता है। इसीलिए हम आपको एक दूसरे के बारे में लतीफ़े सुनने को मिलते आते हैं, मतलब हमें बेशुमार लतीफ़े जो हैं वो आप ये देखो पंजाबियों के, मैं पंजाबी मतलब कश्मीरी हूँ वैसे, लेकिन पंजाबियों के बेशुमार लतीफ़े हमें बात जाए तो मिल जाते हैं। वो इसी हवाले से सब हम सिखों और पठानों को कोई माफ़ ही नहीं करते इस मामले में। हाँ वो भी बहुत ज़्यादा है मतलब। खैर चलते हैं अगली खबर की। अमरीकी शहरी ने फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर की तरह घूमकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 176 स्पिन उसने की है। ये अमरीकी रियासत वर्जीनिया से इसका ताल्लुक़ है। ये देखो आपको विजुअल भी नज़र आ रहा है, इसका ऊपर हेलीकॉप्टर से छलांग लगा के और इसने स्पिन किए हैं। इसका अपना ही रिकॉर्ड था 160 स्पिन का, जिसको इसने तोड़ा है और अब 176 स्पिन इसने किए हैं। तो बड़ा दिल गुर्दे का काम है भाई, मतलब ये इस तरीके से जिगर भाई, दिल जिगर का काम है। मुझे देख के भी बड़ी हैरानी होती है। तो वैसे भी वो फोबिया है, ऊंचाई से देखना भी बड़ा मुश्किल होता है और ये देखें ना कि फिर करतब दिखाना और इतनी हाइट पे बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पाजी वो कमाल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने करतब और अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये और इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जैसे वो पंखा हमारे यहाँ जब बिजली स्लो हो जाती है ना, हमारे एरिया में, हमारे गांव इलाके जो है देहात में, इस किस्म का पंखा जो है मूव करता है, तो वो पंखे से भी ज्यादा वो देखे ना कि जिस तरह वो घूम रहा है तो बड़ी तेजी से वो घूम रहा है। हाँ, तो बहरहाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल है और वीडियो ये जो है इसकी वायरल हुई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेबसाइट के ऊपर भी ये वीडियो देखी जा सकती है जो देखना चाहते हैं। आगे बड़ी दिलचस्प खबर है कि उत्तर प्रदेश का एक लाइनमैन जो था एक थाने का, जब वो गुजरा वहाँ से उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो वो जनाब उसने उसका चालान कर लिया लाइनमैन का। मोहम्मद मेहताब नामी लाइनमैन है, पुलिस ने चालान कर लिया। तो मोहम्मद मेहताब साहब ने क्या किया, उन्होंने खंबे पे चढ़े और थाने की बिजली काट दी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी। कमाल का काम किया सर। ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसी तो फिर ऐसी सही। और यहाँ पे ये भी मसला है कि भैया बहुत सारा बिल जो है 50-50 से ऊपर का बिल जो है हजार का, वो पुलिस की जानिब से नहीं पे किया गया था। तो कोशिश ये भी की गई कि ये मामला जो उसके साथ जोड़ा ना जाए, क्योंकि जाहिर बात है जब ये मामला सामने आया और वीडियो वायरल आई तो वहाँ से वहाँ का जो बिजली का जो निज़ाम है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की इदारा जो है, उनकी जानिब से ये बयान आया कि भाई इससे का कोई लेना देना नहीं, पुलिस ने 50-56 हज़ार रुपये जो है पे नहीं किया, इसलिए हमने इसकी बिजली काटी है। लेकिन बदला कमाल का लिया है सर। हाँ, वो 2000 कहते हैं चालान होना चाहिए था, ऐसे नहीं तो फिर टेढ़ा होना पड़ता है ना। हाँ, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी है कि हिंदुस्तान में अगर आपने हेलमेट ना पहना हो तो 2000 रुपये चालान हो जाता है।
और आप ये देखो कि 2000 रुपये हमारे आज के 6000 रुपये वैसे ही बनते हैं, 3 गुना पाकिस्तानी डिवैल्यू हुई हुई है करेंसी तकरीबन। हमारी जो है। तो ये उसका बहरहाल 6000 रुपये चालान हुआ, उससे जाके बिजली काट दी। तो पाकिस्तानियों को भी हेलमेट पहनना चाहिए, ये बिल्कुल परवाह नहीं करते। और एक यहाँ पे मौका मिल रहा है तो मैं कहूँ कि इस बारे में कानून ज़रूर को बनना चाहिए। ये जो चिंची रिक्शे हैं और लोडर आ गए हैं चिंची टाइप के, इनके बारे में कोई कानून नहीं है, इनकी कोई नंबर प्लेट नहीं होती, ये जिस तरफ इनका दिल करता है मुंह उठा के चल पड़ते हैं। इसके बारे में ज़रूर हुकाम बाला अगर सोच रहे हों, देख रहे हों हमें, तो इस बारे में सोचें, वो ज़रूर इसके बारे में कोई तदारुक होना चाहिए। ये टकराते फिरते हैं, ट्रैफिक वायलेशन करते हैं और कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है। आगे जनाब, जर्मनी में दुनिया की हाइड्रोजन ट्रेन का इजरा हुआ है। ये फ्रांस ने माहौल दोस्त ट्रेन बनाई है और हाइड्रोजन इंजन से ये चलेगी। इससे पहले ये ट्रेनें डीज़ल से चलती थी, अब डीज़ल को बिल्कुल ख़त्म करके और ये 20% ट्रेनें जर्मनी में डीज़ल से चलती हैं। मैंने भी सफ़र किया हुआ है वैसे, मतलब इसका हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का तो नहीं किया, वो अब कभी मौका मिला तो करेंगे। लेकिन ट्रेन जो यूरोप के ममालिक हैं उनमें ट्रेन एक इंतहाई रोमांटिक और इंतहाई ज़रूरी, आप उसको कहें कि सफ़र के तौर पे उसको जाना जाता है। बड़ा ही मतलब मज़ेदार सफ़र होता है। मैं पहले सस्ता सफ़र भी है रोज़ साहब और आरामदेह भी है। ट्रैफिक का भी ना होना, कई जगह पे कई जगह से गुजरान जब होता है तो बड़े आराम से आप पहुंच भी जाते हैं। मुख्तलिफ स्टॉप तो आते रहते हैं लेकिन आप बड़े आराम से भी पहुंच जाते हैं और एक कंफर्ट आप फील करते हैं। क्योंकि एक तो हमारी ट्रेनें, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन उनकी ट्रेनें बड़ी कंफर्ट होती हैं, बड़े मज़े की होती है और बड़ी, अब ये देखें ना, माहौल दोस्त चीज़ें बन रही हैं जिससे माहौल को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी होगा। बहुत सारी बीमारियाँ जो डीजल या पेट्रोल या दीगर चीज़ों से जो चीज़ें गैसेस अखराज होते हैं, तो कम से कम वो नुकसान भी कम से कम होगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मुख्तलिफ ममालिक ले रहे हैं। अल्लाह करे कि हम भी इस तरफ आ जाएं और हमारा मुल्क भी तरक्की करे, ताकि हम भी इस दौड़ में, दुनिया जिस दौड़ में तेज़ी से गुजर रही है, तो उसमें हम भी शामिल हो जाएं। हमारी तो प्रायोरिटीज़ कुछ और है ना। और अब तो खैर, जैसे हमने पहले बात की थी, हमें ट्रेनों वगैरह की बजाय हमें सोचना पड़ेगा कि हम बुनियादी सहूलियात अपने आवाम को दे सकें। हमारे तो अभी बुनियादी सहूलियात ही नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ पे बिल्कुल हिंदुस्तान में जैसे ट्रेन का बड़ा मजबूत निज़ाम है और जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जब सफ़र करते हैं तो वो गाड़ियाँ अपनी नहीं लेके जाते। बाहर के मुल्कों में भी ये है कि घर के करीब ट्रेन स्टेशन के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी की, या पार्किंग में जहाँ पे बिल्कुल पार्किंग होती है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आराम से ट्रेन से निकल जाते हैं। ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। और आपकी बात दुरुस्त है, अगर हम यहाँ रेलवे के निज़ाम की बात करें तो यहाँ तो हमने पटरियाँ उखाड़ दी हैं। जहाँ से जो ट्रेन चलती थी, मैंने खुद अपनी आंखों से उन इलाकों को देखा है और आज वहाँ पे वो सारे स्टेशन वीरान नज़र आते हैं और जो पटरी थी वो भी लोग उखाड़ के लेके चले गए। तो हमारे तो ये हालात हैं। हाँ, चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनाब, एक शख्स अपने दफ्तर से लेट हो गया और लेट होने की वजह ट्रैफिक नहीं बल्कि बतखों का समंदर है, एक जो बतखें सड़क के ऊपर आ गई और वो जनाब उसको गाड़ी रोकना पड़ी। ये बतखें किसी के फार्म हाउस से निकली और इन्होंने सड़क के ऊपर आके कब्जा कर लिया। अब ये पार कर रही हैं, वो देख रहा है, उसके पीछे आने वाली गाड़ी भी रुक गई और इनको इंतज़ार करना है। तो ये एक लोगों ने इसको वायरल किया, लोगों ने देखा बड़े शौक़ से इसको, वीडियो को, और जाहिर है कि मतलब ये उसने जब बनाई होगी फिल्म अपने अफसर को भी दिखाई होगी, कहा होगा पाजी मैं तो इसलिए खूबसूरत व्यू है रोहू साहब, देखने वाला है, मज़े का है। हाँ, आप देखें ना कि पूरा झुंड जो है वो जा रहा है और फिर ट्रैफिक की रवानी जो है वो रुक जाए अचानक। तो हम तो, हमारे यहाँ तो ये होता है कि आप जब नॉर्दर्न एरिया जाते हैं और इस किस्म के इलाकों में जाते हैं तो अपने बकरियां जो हैं, ढेर सारी बकरियां रास्ते पे चलते हुए, रात चलते हुए आपको नजर आएंगी और वहाँ वो भी अक्सर ट्रैफिक रोक लेती हैं। लेकिन ये बतख का नज़ारा कुछ और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है इस वक्त। हाँ, वो बकरियों से मुझे याद आया, बकरवाल जो होते हैं जो सफ़र करते हैं गर्मियों में ऊपर पहाड़ों से पहाड़ों की तरफ चोटियों पे जाते हैं और सर्दियों में वापस आ जाते हैं, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। अभी मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं हरमीत, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने अपनी है इमरान खान के हवाले से जो उनकी अबूरी ज़मानत हुई है, ये ज़मानत उनको कितना फ़ायदा देगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद इमरान खान को कल 2
केसेस में अबूरी ज़मानत मिल गई, एक में 1 सितंबर तक और दूसरे में 7 सितंबर तक। उससे पहले आला जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसने उनको 31 अगस्त को तलब किया हुआ है कि वो आके अपनी सफाई पेश करें। मामला आप सबको पता है कि जिस तरीके से इमरान खान ने तकरीरों में धमकाया आईजी पुलिस को, एडिशनल आईजी को और ज़ेबा जो मैजिस्ट्रेट हैं, लोअर कोर्ट की जज हैं, उनको, इस हवाले से कहते हैं कि इमरान खान ने अगरचे अपनी टोन को धीमा किया है और वो ये सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि उनका मकसद ये नहीं था, वो तो ये मुकदमात अदालत में करने के लिए दायर है, उसके बारे में बात कर रहे थे। क्या इन मुकदमात से इमरान खान बच जाएंगे, उनको सज़ा होगी नहीं होगी, ये चेमुगोइयाँ चल रही हैं। इस हवाले से बात करते हैं। एजाज़ सैयद रिपोर्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं। एजाज़ अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप ये फरमाओ, क्या मतलब ख़बरें चल रही हैं इस्लामाबाद में इमरान खान के हवाले से? ज़ाहिर तमाम मुल्क जहाँ एक तरफ सैलाब के लिए लगा हुआ है, वहाँ इमरान खान के लिए भी लगा हुआ है कि पता नहीं क्या सूरत हाल बननी है। और उस हवाले से जो इमरान खान के बारे में करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि 2 धड़े बने हुए हैं पीटीआई के अंदर। एक धड़ा वो है जो कहता है कि पीटीआई को इमरान खान को डटे रहना चाहिए, जो उनका बयानिया है वो इसी तरह रहेगा तो वो मकबूलियत का ग्राफ उनका जैसे ऊंचा जा रहा है और ऊंचा जाएगा। और दूसरी तरफ ये है धड़ा जो है जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, उनके करीबी, वो कहते हैं कि धीमा हो जाना चाहिए और इमरान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए गैर मशरूत तौर पे अगर वो बचना चाहते हैं नाअहली से। आप इस बारे में फरमाइए, क्या कहते हैं? रऊफ साहब, इस वक्त इमरान खान साहब अपनी ही वजूहात की बिना पर एक सख्त कानूनी पेचीदगी में फंस चुके हैं। और ये कानूनी पेचीदगी लिमिटेड नहीं है खाली इस बयान से जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। मैं अगर आपको गिनवाना चाहूँ तो वो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी देखने वालों के लिए। इस वक्त 4 मुख्तलिफ केसेस हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं। उन चारों केसेस में इमरान खान साहब की नाअहली हो सकती है। एक उनका मिस डिक्लेरेशन का केस है कि उन्होंने गिफ्ट लिए लेकिन अपने एहसासों में जाहिर नहीं किए, और ये वही मिस डिक्लेरेशन है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए थे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास एक रेफरेंस पहुंचा हुआ है तोशा खाना का, जो कि 3 माह के अंदर निपटाना है हर सूरत में, उसके ऊपर फैसला करना है। तीसरा, इलेक्शन कमिश्नर के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके ऊपर मामला चल रहे हैं। और चौथा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो मामला है इमरान खान साहब का, वो तौहीन का मामला है, कंटेम्प्ट उन्होंने की हुई है। आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इस अदारे का नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर वो तकरीरें करते रहे। तो ये 4 मामला है, चारों ऐसे मामला हैं जिनमें से हर एक में उनके सर के ऊपर नाअहली की और इलेक्शन से बाहर हो जाने की तलवार लटकी हुई है। बस पार्टी सदारत से भी जाने का खतरा है बाद केसेस में। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा केस है उनके खिलाफ, और वो आज खुद नोटिस का है कि इमरान खान साहब ने 20 अगस्त को शहबाज गिल के लिए जो रैली निकाली, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि जजेस ने चाय पर इनफॉर्मल मुलाकात की और तमाम ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि इसके ऊपर आज खुद नोटिस दिया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत की। तो ये जब तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब ने ये तौहीन अदालत की है, तो ये भी एक बड़ा खतरनाक मामला है। और इसके अलावा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक केस के अलावा इस्लामाबाद पुलिस ने 17 के करीब मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज कर रखे। 17 उनमें एक ATE का है, एक यही इसी 20 अगस्त की तकरीर का है, फिर दफा 144 की खिलाफ वर्जी का, और बाकी छोटे छोटे केसेस 25 मई को जो एहतजाज हुआ था उसके हवाले से। वो केसेस छोड़ दीजिए, पता है आपको पाकिस्तान में पुलिस का अदारे को हमने मुस्तकम नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो केसेस हैं। लेकिन असल जो इशू है ये इन 5 केसेस का है। और मेरी रऊफ साहब मुझे अंदाजा ये लगता है कि ये गाड़ी उस तरफ मुड़ गई है
जहां पर इमरान खान साहब को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रश ड्राइव किया है और रश ड्राइव मुसलसल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि खान साहब की अपनी बयानबाजी की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से वो आज जिस तरह घेरा उनके इर्द गिर्द तंग हो गया है, अब सर रास्ता कौन सा दिखाई देता है? क्या स्टैब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ जिस तरह उनकी बयानबाजी है, तो अब मुफाहमत का रास्ता ही इख्तियार करने से वो बच सकते हैं या मामला से आगे निकल चुके हैं सर? अब हरमीत, एक तरफ इमरान खान साहब यानी कि बयानात दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट अदलिया बल्कि इंतजामिया के खिलाफ भी, और तो और मीडिया के खिलाफ भी, ये तमाम लोगों से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये चुपके से जो इनके पास लीडर्स हैं उनको असाइन किया हुआ है कि वो जाएं और जाके एस्टैब्लिशमेंट के जो बड़े हैं से रिक्वेस्ट करें और उनसे मामला तय करें। तो दूसरी तरफ वो भी चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान तो साहब को अगर कोई रिलीफ मिली तो वो आला अदलिया की तरफ से मिल सकती है, अगर कोई रिलीफ मिली। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर लोअर जुडिशरी ने, इंतजामिया ने, हुकूमत ने, अदलिया ने लोअर लेवल पे अगर इनकी जो जिस तरह से जुबान उन्होंने इस्तेमाल किया उसके ऊपर कोई एक फर्म मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो मेरा ख्याल है कि जो आला अदलिया है उसके लिए इमरान खान साहब को रिलीफ देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन दैट केस। अच्छा एजाज, मतलब ये लोग बहुत से अभी तक ये तवक्को करके बैठे हैं जो पीटीआई के लोग हैं कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से जिस तरह के पुराने ताल्लुकात रहे इनको बचा लिया जाएगा। आपको लगता है कि वहाँ से कोई रिलीफ, मतलब आप तो कह रहे हैं आला अदलिया से को मिल सकती है जिसके चांसेस कम हैं, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट से इनका कोई राब्ता अब तक हो पाया है, और या ये वो कि न्यूट्रल ही रहेंगे और वो चाहेंगे कि इन केसेस का फैसला जैसे भी अदालत करना चाहे वैसे करे? रऊफ साहब, मुझे जाती तौर पे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा इज्जत की जाती है। उस रहनुमा की नाम लेना मुनासिब नहीं है, उसे बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वो जो साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ बड़ों से मिलते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुसलसल ये कह रही है कि वो न्यूट्रल है, और ये उनकी न्यूट्रलिटी अपेरेंटली उनकी न्यूट्रलिटी ही थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी मिल चुका है। अगर तो इन्हें किसी जगह से भी रिलीफ ना मिलता, बिल्कुल भी ना मिलता। तो ये जो रिलीफ मिला आपने और हमने देखा, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी, इसकी वजह ये थी कि वो फिलहाल न्यूट्रल है, और खुदा उनको न्यूट्रल ही रखे, वो दोबारा किसी गेयर में न चले गए। तो इस वक्त सूरत हाल है कि वो न्यूट्रल है, अभी तक तो यही है। जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह आप न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ हम एक चीज़, सोशल मीडिया पे एक बयान नवाज शरीफ साहब का जो है वो वायरल भी हुआ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इस बयान की तरदीद भी की कि ये मुझसे मंसूब किया जा रहा है, ये वो बिल्कुल मैंने नहीं दिया। लेकिन इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि नून और शीन जो है, जिसका जिक्र किया जा रहा था कि नून से शीन निकल रही है, अब हम देख रहे हैं कि नून जो है वो शीन शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ खुल के सामने आ रही है। कल आपने आबिद सिर अली का बयान देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, फिर उसके बाद उज़मा बुखारी साहब जो है वो भी बड़क उठी मिफ्ता इस्माइल के इस कारकर्दगी पर। तो आपको लगता है कि अब ये ग्रुप्स जो है ये वाज़े तौर पर सामने, और नुकसान जो है हुकूमत का अब आने वाले दिनों में मजीद होगा? हरमीत, बात यह है कि जब हुकूमत में होते हैं ना, तो तमाम हुकूमत में पार्टियों में जितने भी लोग होते हैं उनको केक में से हिस्सा दे दिया जाता है। ये लोगों को, मेरा ख्याल ये है कि लोगों को अट्रैक्ट करने का और अपना जो वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखने का एक तरीकाकार है। अल्टीमेटली ये सारे एक है, इन्होंने अपना पब्लिक इमेज भी रखना है और पब्लिक से वोट भी लेने, अगले इलेक्शन भी लड़ने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इनमें कोई इतनी बड़ी तकसीम है जिससे यानी कि पार्टी तकसीम हो जाएगी और पार्टी तकसीम हो जाएगी और ये सब आपस में दस्तों गिरबान हो जाएंगे। अभी ये इक़्तिदार में है, अभी तो इक़्तिदार में से हिस्सा लिया जा रहा है, उसके मजे लिए जा रहे हैं। तो बात जरूर की जा रही है, ज़ाहिर नून लीग के अंदर एक धड़ा है जिसे मरियम और दूसरे लोग कर रहे हैं, जो ये समझता है कि इक़्तिदार में आकर जो पॉलिसियां हैं वो ऐसी नहीं है जिससे हम अपना जो वोट बैंक है राइज मिला है
इमरान खान साहब को, तो ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपस में कोई ऐसी बड़ी तफसील। अच्छा एजाज, अगर इस बात को तस्वुर किया जाए, मतलब इसके बारे में सोचा जाए कि इमरान खान की नाअहली हो जाएगी, तो आपको लगता है कि पीटीआई एज अ पार्टी इकट्ठी रह पाएगी? क्या पीटीआई के बहुत से धड़े अलग नहीं हो जाएंगे? इस बारे में बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई फिर उस सूरत में इकट्ठी नहीं रह पाएगी। रऊफ साहब, उस सूरत में आपको पता है हमारे हाँ पार्टी का जो हेड है वो जिसको भी नॉमिनेट कर दे वही पार्टी को चलाता होता है। तो इमरान खान साहब के पास और धड़ा वही मजबूत होता है जिसके पीछे पार्टी हेड खड़ा होता है। तो ये नवाज शरीफ साहब के चक्कर में भी हमने देख लिया, पीपल्स पार्टी के हवाले से देख लिया, बेनजीर भुट्टो साहबा फोत हुई, तो ये इमरान खान साहब के हवाले से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन धड़ेबाजी मेरे ख्याल में उसी वक्त होगी जब खुदा न खास्ता इमरान ना हुए, इमरान खान जब तक जिंदा है और जिस धड़े के साथ खड़े होंगे वही असल पीटीआई होगी। लेकिन धड़ेबाजी होगी जरूर, मतलब कम से कम ये है, मेरे ख्याल में धड़ेबाजी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो क़यादत है वो इमरान खान की रहेगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू एजाज बनी आपके टाइम के लिए। जी, क़यादत एजाज का कहना है कि वो इमरान के पास रहेगी, जिस धड़े के साथ वो खड़े होंगे वही धड़ा ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएगा अगर इमरान खान की नाअहली हो जाती है। हमें चलना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद नीलम नाज अब्बासी, जिन्हें लोग जूनियर बेनज़ीर भी कहते हैं, इनके काम की वजह से ख़ुद शायद ये शर्मा जाएँ जब हम इनसे ये बात करें, लेकिन इनको ये टाइटल दिया है और इस बुनियाद के ऊपर कि यतीमों बेवाओं को बाहर स्कॉलरशिप दिलवाना, उनके लिए तालीम के इंतज़ामात करना, वो इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है और उसके लिए बेधड़क होकर ये काम कर रही हैं। ख़ुद तो इन्होंने काफ़ी मुल्कों में तालीम हासिल की है, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की और काफ़ी ममालिक में इनका सफ़र रहा है, लेकिन पाकिस्तान आके बसी हैं और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मालूम है ना, आपको आपके नाम की वजह से यानी काम की वजह से लोग कहते हैं जूनियर बेनज़ीर, तो आपको कैसा लगता है जब ये बात करते हैं? एक्चुअली मैं तो ख़ुद को उनसे कंपेयर तक नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेडी हैं और बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। मोहतरमा शहीद भुट्टो बेनज़ीर साहिबा एक बहुत बड़ा नाम है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। और आई फील कि इतनी बड़ी लीडर से मुझे कंपेयर करना भी मेरे लिए एक फ़ख्र से भी कुछ अबव चीज़ है। ठीक है। और मैं चाहूँगी कि मुझे उनसे कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा से कंपेयर हो सकूं। अच्छा, चलिए अपने काम के हवाले से ज़रा बताइए कि आप समाजी शोबे में काम कर रही हैं, जैसे हमारे पास है कि बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए काम कर रही हैं, और उसके अलावा जो बाहर जाना चाहते हैं उनको हेल्प करती हैं तालीम के लिए। ये काम कैसे आपके जहन में आया कि आप ये काम शुरू करें? आगाज़ कहाँ से किया? आगाज़ एक्चुअली मैं सेंट जोसेफ्स कॉलेज में पढ़ती थी और बेसिकली मैंने वहाँ भी स्कॉलरशिप हासिल की। वहाँ जाकर मैंने फ़ील किया कि कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि मेरे जो क्लास फेलो स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब उनको लिए वो अपने सिस्टर्स को भी पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब वहाँ से मैंने फिर सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट करना शुरू किया कि कोई इनकी मदद कर सकता है कि वो भी तालीम हासिल कर सके। उस वक्त मैं सेकंड ईयर में थी, इंटरमीडिएट में थी। ठीक है। एंड नाउ आई हैव डन MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। अब तक ये सिलसिला जारी है और मैंने शुरुआत स्टूडेंट से की थी, उसके बाद मैंने ऑर्फन्स की तरफ आई। ठीक है। उनके लिए मैंने कपड़े, जूते अरेंज किए,
इंटीरियर सिंध में गई, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद बेवाओं की भी हेल्प की बहुत ज़्यादा। सिर्फ मैंने नहीं की, मेरे सपोर्टर्स जो मुझ पे ट्रस्ट रखते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट की। मैंने कोई डोनेशन नहीं लिया, बल्कि वो लोग वहाँ पहुँच जाते थे। वो कहते थे कि तुम एक मसीहा हो, बहुत यंग हो और ये काम कर रही हो, तो हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं, आप पे ट्रस्ट कर सकते थे, तो इसलिए हमने दिया। उसके बाद मैंने एक और एजेंडा निकाला कि अगर मैं ऐसे तो पैसे हो या फिर राशन हो दे देती हूँ, लेकिन आगे वो बेवा औरतें जिनके 6-6 बच्चे हैं वो क्या करेंगी। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट डाली कि अगर हम इन बेवाओं को सिलाई मशीनें मुहैया करते हैं, ठीक है, तो वो सिलाई करके अगर अर्निंग कर सकती हैं तो उनको कहीं भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल उसके ठीक बाद है। मैंने इस तरह से काफ़ी फैमिलीज़ के लिए मैं ज़रिया बनी कि उन्होंने अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और लोगों ने मतलब एवरीवन वाज हेल्पिंग मी कि मशीन्स मेरे पास आ रही हैं और उनके साथ जाके जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनके साथ जाके मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया घर घर जाके। बिल्कुल ठीक मैं है। झोपड़ियों में भी गई और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ औरतें हैं जो बीमारियों में हैं लेकिन वो अपना इलाज नहीं कर पा रही। ठीक है। फिर मैंने उनके पोस्ट डाले, फिर लोगों ने उनको जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, मतलब अपने रेफरेंस के ज़रिए, क्योंकि उनके पास रेफरेंस भी नहीं होता कि वो फ्री इलाज करवा सकें अपना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया, लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और लोगों की मदद होती गई अल्लाह के ज़रिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी वालिदा की दुआओं की वजह से। उसके बाद अच्छा मैं नीलम, सर्दियों में अगर हम इंटीरियर सिंध में देखें, गई, सबसे बड़ा स्वेटर। मसला ये होता है कि हमारे नीलम, पास हरमीत मेरी आपने आवाज़ सवाल अगर कर आप रहे तक पहुंच रही है। हाँ हरमीत, जी जी, अच्छा नीलम, अगर हम देखें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर हम तलबा की स्कॉलरशिप की बात करें, आप मुख्तलिफ ममालिक में आप पढ़ चुकी है, तालीम हासिल कर चुकी हैं, बहुत मुश्किलात का सामना होता है। आपने ये शुरुआत ली, आपने ये बेड़ा उठाया कि वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो मैदान में कुछ कर सकते, तालीम मैदान में, उनके लिए स्कॉलरशिप हासिल करना, ये कितना मुश्किल था आपके लिए इन सारी चीज़ों की तरफ आना? एक्चुअली पहले तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मतलब अब स्कॉलरशिप्स की भी स्पेसिफिक और लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब मैंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ओपन किया, वहाँ पे एक फॉर्म रखा जहाँ पे बच्चे फॉर्म भरते हैं जो अहल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उन बच्चों को गैदर किया जिनके स्कोर हाईएस्ट हैं, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह यूनिवर्सिटी में जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं उनको हासिल कर सकें। उसके बाद मैंने उन फॉर्म्स को कलेक्ट किया, उनके बाद मैंने उन फॉर्म्स को अलग किया जो सबसे ज़्यादा अहल हैं। फिर उनके लिए मैंने खुद अप्लाई किया, उनकी डॉक्यूमेंट्स ली, एक प्रपोज़ल तैयार किया और उसमें सारी चीज़ें और एक लेटर तैयार किया कि मैंने इसमें ये स्कोर्स लिए, इसमें ये स्कोर्स लिए, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ एंड आई डिज़र्व स्कॉलरशिप। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक्सेप्ट किया कि आप आइए, क्योंकि उनके स्कोर्स हाईएस्ट हैं। इवन आई कैन टेल यू कि कुछ लोग तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बट दे कैन नॉट स्टडी फर्दर। अगर वो बाहर जाके पढ़ते हैं और आके हमारे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर भी खिदमत कर सकते हैं। मैं तो एक हूँ, अगर सारे मेरे साथ मिल जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग, कितने हमारे यंगस्टर्स आला तालीम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप जो लोग आप तक रसाई करना चाहें, मतलब आप तक पहुंचना चाहें, उनको क्या एडवाइस करेंगी कि पहले अपने जूनियर लेवल के ऊपर स्कोर अपने बेहतर करें, बेहतरीन ग्रेड्स हासिल करें? आप जानती हैं कि पाकिस्तान में तालीम का मयार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग कुछ कोशिश करते हैं, तो इस हवाले से उनको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस करेगी?
एक्चुअली आपके बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर किया है, इंटरमीडिएट नहीं किया, मतलब वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, ग्रेजुएशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल तरफ। उनको मैंने काउंसलिंग की वीडियो कॉल के ज़रिए। आप पढ़ें, उसके बाद अच्छे स्कोर्स लाइए और बिल्कुल आपको यूनिवर्सिटीज़ देंगी स्कॉलरशिप्स। और दूसरा, कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर बच्चों को जो है स्कॉलरशिप्स देते हैं। पाकिस्तान में भी देते हैं, पाकिस्तान में भी वो लोग स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने इनको मोटिवेट किया और मुझ तक पहुंचने का बिल्कुल आसान तरीका रखा मैंने। वो कैसे कि मैंने वेबसाइट जो ओपन की है वहाँ पे वो फॉर्म फिल करेंगे और वो फॉर्म डायरेक्टली मेरी ईमेल पर आता है, और एक नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया है, उसमें भी अगर वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझ तक पहुँचें और दूसरे लोगों के ज़रिए या मेरे रेफरेंस के ज़रिए या मेरे ज़रिए से, या फिर जो लोग सुन रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए, तो वो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, हमारे बच्चे या फिर स्टूडेंट्स, वो आगे पढ़ें, मतलब स्कोर लाएँ और मेहनत करें, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं बढ़ सकती हूँ, मैंने भी बिल्कुल यूरोपियन यूनियन में स्कॉलरशिप हासिल की और मैं जर्मनी गई, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मैंने हासिल की और वहाँ भी मैंने अपने रिसर्च की, मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी। मैंने भी कोई रेफरेंस नहीं लगाया अपनी पढ़ाई के बलबूते पे, मतलब मेरा जो स्कोर था उसके ज़रिए मैंने स्कॉलरशिप हासिल की। इस्तांबुल में जो मैं पढ़ी वहाँ भी मैंने 50% स्कॉलरशिप हासिल की। I am the top researcher over there, best representer over there, सिर्फ मेहनत की वजह से। ज़रूरी नहीं कि आपके बैग पर कोई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, करना होगा, कोशिश करनी होगी। बिल्कुल ठीक है जी। हरमीत, अच्छा नीलम, जिस तरह आपकी कुछ वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें बच्चों के आंसू आप पहुँच रही, कहीं ना कहीं यतीम बच्चों को खाना खिला रही हैं। आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि इनको गुर्बत से निकालने के लिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें इनको सिखाने को, ऐसे स्किल देने होंगे ताकि गुर्बत में इनकी कमी आ जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ शूज़ दे दिए, कपड़े दे दिए, वो वक्ती तौर पर तो ठीक हो सकते हैं लेकिन मुस्तकिल तौर पर ठीक नहीं हो सकते। तो क्या इस तरफ भी आप काम कर रही हैं कि बच्चों को, जो यतीम बच्चे हैं उनकी तरफ, उनको कोई ऐसी एजुकेशन, ऐसी तालीम की तरफ आप राग़िब कर रही हैं? नीलम को शायद आवाज़ नहीं गई। नीलम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? तो ये हरमीत का सवाल है कि आपकी वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें यतीम बच्चों के साथ भी आप काम कर रही हैं, तो यतीम बच्चों के लिए क्या प्लान है? क्या उनकी एजुकेशन के लिए भी कुछ कर रही हैं आप? मेरे ख्याल में हमारी आवाज़ नहीं जा रही। हरमीत, बिल्कुल नीलम कर रही होंगी। जैसे हमने देखा यतीम बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, बेवाओं के साथ वो जा रही हैं, जाके काम कर रही हैं। और जैसे उन्होंने ख़ुद भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा उनका फैला हुआ है काम, अल्लाह उनके काम में बरकत डाले। हम उनके लिए दुआ गो हैं। वाकई छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा काम का बेड़ा उठाया है और वो काफ़ी कामयाब इस सफ़र में हैं। और जिस तरह वो कह रही हैं, उनके काम की वजह से लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। सिलाई मशीनों की बात हो जो बेवाओं तक पहुँचाना है, या मर्द की, दूसरों की मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो, लोग शामिल हो रहे हैं। आप भी नीलम का साथ निभा सकते हैं, साथ दे सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है, नीलम नाज अब्बासी, उस हवाले से। अभी इजाज़त दीजिए एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आइए रुख करते हैं मुल्तान का। मैंने शुरू में भी जिक्र किया था मुल्तान का एक नाबीना जिसका नाम गुल ज़मान है, नौजवान है। उसने बजाय इसके कि अपनी माजूरी को अपना एक जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करे, भीख मांगना शुरू कर दे, उसे ये नहीं किया, बल्कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। तेल, पेट्रोल जो है उसको फ़रोख्त करता है वो सड़क किनारे, और उसके ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। लोग भी उसके पास आते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन यह मदद उस सूरत में होती है कि उसे ख़रीद रहे हैं पेट्रोल। तो बड़ी हिम्मत की बात है हरमीत। अगर देखा जाए तो तमाम लोगों को अगर थोड़ा सा बासलाहियत बना लिया जाए, थोड़ा सा उनकी मदद करके उनको कोई ऐसा वसीला बना दिया जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो भीख मांगने के बजाय काम करें, तो कितना अच्छा काम हो सकता है।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रऊफ साहब। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस तरफ तो आ जाते हैं, कोशिश उनकी यही होती है, लेकिन बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत आसान सा अब ये फील्ड जो है, ये भीख मांगने वाली फील्ड, मैं इसको ये फील्ड कहूँगा क्योंकि अब लोगों ने इसको भी एक फील्ड बना दी है। और चाहे ट्रैफिक पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, बड़े आसानी से वो पैसा जमा करके निकल जाते हैं और बैठना ही होता है, कहीं ना कहीं दिहाड़ी लग जाती है, अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे उससे बेटर है कि अगर आप अच्छी तरफ जाते हैं और आपका ज़मीर भी आपको मलामत ना करे, आप मेहनत की तरफ जाएं, आप कोई ऐसा हुनर सीखें कि वहाँ से आपको कुछ दो पैसे कमा सके और इज़्ज़त से कमा सके, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। शख्स की जिस तरह आप इस नौजवान का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये मिसाल है हमारे उन लोगों के लिए जो जीते जागते जिस तरह उन्होंने कोशिश की होती है, जो आपको किसी न किसी सिग्नल पे दिखाई देते हो। अब तो भरमार है और अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस भी उन्हीं के बैक पे उनका सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा। तो ये जो सूरत हाल है उससे अगर वो निकल के अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं और ये देखें ना कि वो नाबीना है और उसके बावजूद अपने उस कमी को, अपनी उस कमज़ोरी को कमी को कमज़ोरी नहीं बनाया और वो काम, वो जदोजहद, वो स्ट्रगल उसने जारी रखी है और उसी में उसको रब ने कामयाबी भी दी है। तो ऐसे बेशुमार मिसालें भी हमें मिलती हैं जिन्होंने जो माशरे ने अगर उनको ठुकराया भी, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि माशरे ने उनको दोबारा अपनाया। तो ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी वो है कि एक बंदा अपनी जदोजहद जो है वो करता जाता है, मेहनत करता जाता है और अपनी जो अचीवमेंट है उसे। हाँ, मैं ख्याल में चल के पहले पैकेज देखते हैं, फिर मौका मिला तो उस पर बात भी करेंगे। जी चल के रिपोर्ट देखते हैं। गुल जमान नौजवान जो नाबीना होने के बावजूद अपना काम कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा। गुल जमान की रिपोर्ट देखते हैं। कसूर का नबीना गुल जमान आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा, भीख मांगने की बजाय इज्जत से रोटी रोजी कमाने को तरजीह दे रहा है। अखा तो नबीना मैं नज़र नहीं आता, बेरोजगार था कि आपदे मंगन नालों चंगे हैं कि भी आपदा पेट्रोल अपना वेचने पे रक्शे वाले मोटरसाइकिल वाले आते हैं कि पेट्रोल पवाए देते, चलो इस बहाने अल्लाह पाक दा रिज़्क लगा है। सारे शहर के क्राइम को पसे पुष्ट डालते हुए कसूर पुलिस के शेर जवानों को इस नाबीना नौजवान का इज्जत से रोटी कमाना भी अच्छा ना लगा। मैनू अपना तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए कि अपना बहरहाल कि बहुत इन्हां दी मेहरबानी है कि जेड़ा आंदा अपना कहंदा जी अपना पेट्रोल चुको आपदा किते बिला करो, मेहरबानी के अपना मैं दसो अपना रोटी ना कमाओगे तो फिर मैं कितों खावांगा। इंतजामिया अगर ऐसे खुददार नबीना अफराद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो इसकी रोजी छीनने का भी इसे कोई हक नहीं। जिला इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे माजूर अफराद की हौसला अफजाई करे ताकि शहर में गदागरों का किला कमा हो। टीम के साथ जी ये पहलू अफसोसनाक है कि जहाँ पे उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। चाहिए तो ये इंतज़ामिया को उसको अड्डा बना दे, इस तरह का कोई ऐसी जगह बना दे जहाँ पे वो अपना कारोबार जारी रख सके। तो दो बातें हैं इसमें हरमीत इम्पॉर्टेंट। एक तो ये है कि हम अगर कोई काम करना चाहते हैं उसको सहूलियात देने पे आमादा नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं एक बाहर के मुल्क के एक जो NGO चलाते थे उसके डायरेक्टर की चीज़ पढ़ रहा था, बाहर से उनका ताल्लुक़ था। वो कह लें कि पाकिस्तान में माजूरी उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हर कोई ये सोच के करेगा कि जी मैं 5 रुपये या 10 रुपये किसी के दे के जन्नत में चला जाऊँगा। ये उसको इज्तिमाई तौर पैसे ज़रूर देने चाहिए, लेकिन कोई ऐसे इज्तिमाई इदारों को देने चाहिए जो ऐसे लोगों की ट्रेनिंग का काम करें, ऐसे लोगों को यानी अपना बारोज़गार होने के लिए हुनर सिखाएं कोई। बिल्कुल रऊफ साहब, इस चीज़ पे बहुत सारे हम देखते हैं कि अब हमारे मुल्क में भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो गैर सरकारी हैं, लेकिन उनकी जानिब से कोशिश की जाती है। हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर डिस्कशन होती रहती है और बहुत सारे लोग हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। तो एक अच्छे इनिशिएटिव है कि लोगों को आप 10-20 रुपए देने के बजाय किसी इदारे को दें ताकि उनको उस जहाँ पे वो जिस दलदल में वो फंसे हैं उसको निकाला जा सके। अब यहाँ पे ये देखें कि हम अप्रिशिएट करने के वजह इस नौजवान को पुलिस, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से, इस्लामाबाद कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे भी भिखारियों को सपोर्ट करना और इनको गाड़ी में लेके जाना और फिर वहाँ पे छोड़ देना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम देखते हैं और ख़ुद चीज़ों को जितने भी हमने रिपोर्ट भी की है इस हवाले से। तो ये अब देखें ना कि उसको तंग भी किया जा रहा है। इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो नाबीना है और वो काम कर रहा है, काम करना चाहता है, किसी 2 रुपये तो नहीं मांग रहा है, किसी 1 रुपया तो नहीं मांग रहा, अपना काम कर रहा है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इस किस्म की चीज़ों को, इस किस्म के NGOs को सामने आना होगा। और ख़ासकर जो ये बहुत सारे ऐसी जगहों पे हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनसे भी मांगी जाती है, जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह हमें दिखाई देते हैं, तो उनको कम से कम एक हुनर सिखाया जाए ताकि वो आगे जो मुस्तकबिल है उनका सेफ हो और मुस्तकबिल में वो कामयाब हो। क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज़ है
कि आपको बहुत सारे मुश्किलात से, बहुत सारे मसाइल से, बहुत सारे बुहरान से, अगर आपके पास टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा हुनर है जिससे आप अपना जो रोज़गार है वो आपका लगा रहता है, कोई ना कोई जगह में आपको मौका मिल ही जाता है। लेकिन भीख मांगना जो है वो कब तक आप भीख मांगते रहेंगे और कब तक ये ट्रैफिक लाइट और वहाँ पे ख्वार होते रहेंगे। तो एक इज़्ज़त से आप रोज़गार बड़े आसानी से कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास छोटा मोटा हुनर हो और मैदान में आना होगा। गैर सरकारी तंजीमों को भी अगर जिस तरह वो आ रही है, लेकिन हुकूमत को भी कुछ ऐसी पॉलिसियों पर अमल दरामद करना होगा ताकि ये जो नौजवान हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं, चाहे ख़वातीन हैं जो कहीं ना कहीं ख्वार नज़र आती हैं, तो वो भी और इसमें मुल्क की खुशहाली होगी। रूह साहब, अगर ये बच्चे बड़े होकर काम करेंगे, मुख्तलिफ इदारों में काम करेंगे, जिसके पास जो हुनर होगा, अगर वो बाहर दुनिया में भी जाके पैसा कमाते तो वो भी मुल्क में आता है वो पैसा, तो उसमें मुल्क का भी फ़ायदा होगा। और हम देख रहे हैं कि बहुत दुनिया इस पर काम कर रही है, तो हमें भी आगे आना होगा और इस किस्म की चीज़ों पर काम करना होगा ताकि वो फैमिली भी खुशहाल हो, वो शख्स भी खुशहाल हो और कहीं ना कहीं ये खुशहाली जो हमारे मुल्क के साथ भी जुड़ी होती है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि ये जो चौकों में भीख मांग रहे होते हैं तो वो एक महकमा इंसदाद गदा गरीबी है, जो वैसे मांगना, भीख मांगना इस तरीके से वो जुर्म है। मतलब ये उनको वो आती है, अपनी गाड़ियों में बिठाती है, ले जाती है, फिर पता नहीं उनको कहाँ छोड़ते हैं, 2 दिन के बाद फिर वो उसी जगह मौजूद होते हैं। तो महकमे कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब उस हवाले से देखा जाए तो। जी हाँ, कोई एक्टिव नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है। आप यहाँ के इशारे में देखें, मुख्तलिफ इशारों में लोग तंग आ चुके हैं, लोग थक चुके हैं। बारहा हम देखते हैं, हमारा कैमरा देख के तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन गाड़ी में बिठा के आगे जाके कुछ फासले पर थोड़े बहुत पैसे उनसे लूट लेते हैं, क्योंकि जारी बात है दिहाड़ी लगनी है, सबकी दिहाड़ी लगनी है। और किस न किस तरीके से ये भिखारी जो है, इनका अलग एक सिस्टम है, अलग डिपार्टमेंट है। इस पर एक हिंदुस्तान की बड़ी कमाल की फिल्म आई है, कभी आपको टाइम मिले तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। ट्रैफिक लाइट पर बनी है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा माफिया जो है इनके इर्द गिर्द नज़र आता है, और वो जिस तरह वो एक्टिव हैं और इनसे काम लिया जाता है, और ये बहुत अच्छी खासी रकम जो है ये बटोरते हैं मुख्तलिफ ट्रैफिक लाइट से, मुख्तलिफ, और इनके मुख्तलिफ सिग्नल्स होते हैं। वहाँ पे अगर आप कोई और भिखारी आ गया तो उसको इजाज़त नहीं होती है, पीछे से कोई आके कोई इनका कोई एक माफिया का कोई बंदा आके उसको उठा के लेके चला जाता है। तो इस किस्म की इनकी जगह जो है वो उनका तयन उन्होंने खुद किया होता है, और वहाँ पे ये बैठे। मैं तो हैरान होता हूँ, यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ ऐसी जगह कि वहाँ पे मखसूस ख़वातीन जो है उन्होंने विराजमान होती है अपनी सेट पे, और कहीं न कहीं वो लाखों बटोरती हैं हर महीने में। तो इस किस्म के हालात हैं। आपकी बात ठीक है कि हमने कहीं जाके अगर हमने अपना हाथ रोका और हमने पैसे देने से जब इनकार किया तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कम हो सकती है। हम भी बड़े, आपकी बात दुरुस्त है कि ये पैसा अगर हम किसी और इदारे को दें, किसी, जिस तरह बहुत सारे इदारे जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ हवाले से, उनको अगर ये पैसा दें तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, ना कि इनको दें तो इनको तो और दाद मिलती है और ये खुश होते हैं, उनको पैसे लोग देने वाले हैं और बड़ा सस्ता सा काम है। ठीक है हरमीत, हम चल रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने बात करनी है मुल्क में एंजाइटी जो बढ़ती चली जा रही है, उस एंजाइटी का इलाज क्या हो, क्या साइकोलॉजिकल तरीके से हो, दवा के ज़रिए हो, किस तरह से उसमें कमी लाई जाए, अपनी तरबियत की जाए, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये तमाम बातें हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। कमाल जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। एंजाइटी, जो बेचैनी सी है कैफियत, ये बहुत बढ़ गई है मुआशरे में और उसकी बहुत से अवामिल हैं, लेकिन बहुत से अवामिल ऐसे हैं जिनके बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि ये हमारे अंदर मौजूद हैं। इसका क्या तदारुक है, इसको कैसे देखा जाए, आम आदमी कैसे जान सकता है कि वो एंजाइटी का शिकार है, इस हवाले से बात करेंगे। उम्मे रुमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उम्मे रुमान। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो यही कि ये एंजाइटी है क्या, इसकी क्या अलामात हैं, कोई आम आदमी अगर ये जानना चाहे कि वो एंजाइटी का शिकार है या नहीं है तो वो क्या करे उसके लिए? सर, पहले तो मैं आपको क्लियर करूं कि ये आजकल हमारे माशरे में एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी अलामात या एक आम आदमी कैसे जान सकता है कि उसको एंजाइटी है, तो अगर किसी भी शख्स को दिन गुजारने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या उसको ठंडे पसीने आते हैं और उसको यूँ फील होता है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक की कैफियत हो रही है, तो उसको फ़ौरी तौर पे अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उसको जान लेना चाहिए कि वो एंजाइटी के डिसऑर्डर में मुब्तला है। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर वो थेरेपिस्ट तक उसकी अप्रोच ना हो, मतलब वो ना जा पाए और ना समझ पाए, तो वो फिर क्या करे? मतलब उसके लिए फ़ौरी तौर पे क्या करे
पहले किसी आम डॉक्टर के पास चला जाए, वो उसको सजेस्ट करेगा कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो पेशेंट को, जो भी पर्सन है, उसको ये जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसको अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि क्या वो आया वाकई एंग्जाइटी का शिकार है या उसको फॉर द टाइम बिंग इस तरह से कोई प्रॉब्लम या इशू आ रहा है। डेफिनेटली उसको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए और डॉक्टर आपको फिर बेहतर सजेस्ट कर सकता है कि आया आप थेरेपिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाएं और आपका जो प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल ठीक है। हरमीत हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत। अच्छा, अगर हम देखें मुख्तलिफ़ किस्म की, हर बंदा जो है, हर पेशेंट जो है एंजाइटी के हवाले से मुख्तलिफ बातें करता है, मुख्तलिफ चीज़ें हम देखते रहते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी क्या अक़साम होती हैं और किस किस किस्म की अक़साम होती हैं जो आम आदमी को अगर पता नहीं होता तो उसको भी समझना चाहिए कि भाई आप कि अगर ये किस्म आप में कोई चीज़ पाई जा रही है तो भाई आप भी एंजाइटी के पेशेंट हैं। जी, अच्छा हरमीत, ऐसा है कि मैं यहाँ पर आपको कॉमन जो है वो बता सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप जैसे बताने लगी हैं उसी तरह बताइए। ज़रूर ज़रूर। कॉमन मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी टाइप्स होती हैं एंग्जाइटी की जिससे हम जान सकते हैं कि हम एंग्जाइटी के पेशेंट हैं। उसमें जो पहले नंबर पर आ जाती है पैनिक डिसऑर्डर, हम उसको बोलते हैं। आपने सुना होगा पैनिक अटैक्स का, अक्सर वर्ड लोग कहते हैं कि हमें पैनिक अटैक आ गया है। एक्चुअली इससे हमें इसमें ये सिम्टम्स आती हैं कि एक तो ठंडे पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, पेशेंट को यूँ फील होता है कि जैसे उसको हार्ट अटैक हो रहा है, और दिन पूरा गुजारने में उसको बड़ी ही दुश्वारी महसूस होती है। इसके अलावा इसमें एक बड़ी ही कॉमन है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अक्सर लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, बाहर आना जाना पसंद नहीं करते। उनको ये खौफ लाहक हो जाता है कि शायद अगर हम किसी से बात करेंगे या बाहर निकलेंगे तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोग ये समझते हैं हम कहीं मुआशरे में निकलेंगे हमारा मजाक उड़ाया जाएगा और वो उस वजह से कहीं सोशली कहीं मिलना जुलना पसंद नहीं करते, घबरा जाते हैं। जी, घबराहट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, लाइक तन्हा हो जाना। जी बिल्कुल नहीं, तन्हा से ज़्यादा ये होता है कि ये मोस्टली हमारे यहाँ कंसीडर किया जाता है कि शायद ये बच्चों में बड़ा ही कॉमन है, लेकिन ये बड़ों में भी बहुत कॉमन है। लाइक बच्चों को हम इस तरह से लेते हैं कि बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स से अलहदा होने से, अपने सिबलिंग से अलहदा होने से या अपने पीयर ग्रुप से अलहदा होने से, उनको एक बेजा खौफ सवार हो जाता है। लेकिन बड़ों में भी ये होता है कि उनको भी एक खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद हम अपने प्यारों से बिछड़ जाएंगे या हमारा प्यारा हमसे बिछड़ जाएगा और हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ये खौफ होता है। इसकी वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से ये पैदा होती हैं? सर, इसमें डिफरेंट वजूहात आ जाती हैं। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स, कि अगर आपकी, हाँ जी, अगर आपकी फैमिली में बिल्कुल किसी को है तो इसका मतलब है कि आप में भी ऐसी चीज़ हो एग्जैक्टली अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम रन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको इनहेरिटेंस में ये डिसऑर्डर मिल सकता है। इसके अलावा आपका कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ हिस्ट्री हो सकती है, या कोई भी आपकी लाइफ में कोई बैड इवेंट हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में अगर बचपन से ही बच्चे बहुत ज़्यादा शाय हैं, वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे बच्चों को चांसेस ज़्यादा होते हैं एंग्जाइटी होने के। इसके अलावा और भी डिफरेंट वजूहात हैं इसकी। सो जितनी जल्दी मतलब अगर हो सके तो आप इस चीज़ को बचपन से ही, अगर आपको ये चीज़ ट्रिगर करी है तो आपको इसको कंट्रोल अच्छा मेहरबान, आपने बड़ी तफसील से बताया, एक मुख्तलिफ अक़साम की बात की और मुख्तलिफ वजूहात की भी आपने बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में चीज़ें बढ़ती जा रही, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अब जिन अक़साम की आपने बात की, तो अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त अगर शो देख रहे हैं तो उनको कैसे गाइड करेंगे टेक्निकल तरीके से? कोई टेक्निक्स तो होंगी ना जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में उसको एंड करके वो कम से कम इन चीज़ों से जो अक़साम है उससे वो निकल सकते हैं। बिल्कुल हरमीत, ऐसा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप लोगों में कोई भी इशू इस तरह से आ रहा है या आपको फील होता है, आपके जानने वालों में या आपको खुद फील होता है, पहले तो आप अपने सिम्टम्स के बारे में जानें, आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसको आप एज सून एज पॉसिबल आप थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें अगर आप में ये सिम्टम्स आ रही हैं। आजकल तो आपको पता है इंटरनेट ने हमें इतनी सहूलत दी हुई है कि आप अपनी सिम्टम्स को चेक कर सकते हैं कि आया आपके अंदर क्या इशू आ रहा है।
अच्छा, इसके अलावा जब थेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं और वो आपको जो भी प्लान सजेस्ट करता है, जितना भी ट्रीटमेंट प्लान है, जितना ड्यूरेशन है, आप एटलीस्ट उसको फॉलो करें और फॉलो करें ताकि जो है आपकी बीमारी को जल्द से जल्द क्योर किया जा सके। इसके अलावा भी डिफरेंट टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि लाइक जब तक आप अगर थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते या आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे माशरे में ना एक स्टिग्मा बना दिया जाता है कि अगर थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो शायद हमें लोग पागल कंसीडर करने लग जाएंगे। तो अगर उस चीज़ से भी आप बचना चाहते हैं तो आप अपनी रूटीन को सेट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको थोड़ी कॉमन टेक्निक्स आप लोगों को बता सकती हूँ कि अगर आप घर पे जितना अर्सा आप थेरेपिस्ट से कंसल्ट नहीं कर रहे तो आप घर पे अपनी रूटीन को कैसे सेट कर सकते हैं। लाइक आप अपनी डाइट को बेटर कर सकते हैं। आप ये जो ड्रिंक्स हैं आपके सोडाज हो गए और इसके अलावा जंक फूड्स हैं, आप इनको एलिमिनेट कर दें अपने खाने पीने के रूटीन से। इसके अलावा एक्सरसाइज करें और जितनी भी आपकी जो थॉट्स हैं, जो भी आपको थॉट्स आती हैं, वो आप नोट डाउन ज़रूर करें। लाइक आप अपनी जर्नल की रूटीन सेट करें। आपने सारा दिन में कौन से टास्क करने हैं, आप उन टास्क को अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं और ख़ुद को एक से ज़्यादा टास्क में उलझाएं मत कि आप जिससे आपकी एंग्जाइटी जनरेट हो। समटाइम्स कोई ऐसी बात है कि जिसमें एंजाइटी का पेशेंट जो है वो बिस्तर में लेटा है और वो उठने को दिल नहीं चाहता और वो कहता है कि बस मैं लेटा ही रहूं, और उसके लिए मतलब उसको आपने जैसे कहा, सजेस्ट किया कि कोई एक्सरसाइज ज़रूर करे और कुछ नहीं, उसको वॉक कर ले, कुछ डेफिनेटली वॉक करें, एक्सरसाइज करें। सर जो आप बात करें जिस तरह से दिल नहीं करता उठने का, सब वो आ जाते हैं डिप्रेशन के उसमें जी। अच्छा, तो एंजाइटी में एक्चुअली बेचैनी फील होती है, आपको घबराहट होती है। ठीक है। और इसमें एक बड़ी ही कॉमन टाइप आप लोगों ने सुनी होगी फोबियाज की। फोबियाज जी। अभी हरमीत कह रहा था उसको हाइट का फोबिया है, ऊपर नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, हाइट फोबिया होता है कुछ लोगों को जो ऊंची जगहों पे नहीं जा सकते। अगर चले भी जाते हैं तो उनको ये खौफ होता है कि उनको पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, या उनको लगता है कि हम गिर जाएंगे, और या वो नीचे नहीं देख सकते कहीं ऊंचाई से। कुछ लोग हैं कि जिनको पानी से बहुत खौफ आता है। हाँ। वो पानी के पास नहीं जा सकते, समंदर में नहीं जा सकते, लाइक इस तरह के खौफ होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटीज हैं। ठीक है जी हरमीत, मतलब मुझे भी इलाज करना होगा अपना। जी डेफिनेटली। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी प्रोलॉन्ग ना हो तो डेफिनेटली आपको थेरेपी से एज सून एज पॉसिबल कंसल्ट करना चाहिए। मुझे जैसे पानी से लगता है, मतलब बहुत पानी हो ना ज़्यादा कहीं, तो अब मुझे तैराकी करनी पड़े तो मुझे उससे खौफ आता है। मतलब वैसे पानी से नहीं, मतलब वैसे ये नहीं कि पानी का कोई प्रॉब्लम होता, लेकिन बहुत गहरा तेज़ लहरें जैसे सैलाब आया हुआ है तो मुझे उससे डर लगता है। मतलब आपने उसको कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा हुआ है, या ये आपको अभी से यूं फील होता है? मैं 2 दफ़ा डूबते डूबते बचा हूँ। मतलब यही बात है कि अगर आपका कोई ऐसा रुमान, अगर हम देखें किसी न किसी को कोई ना कोई फोबिया है, जिस तरह रोज साहब को पानी से है, मुझे ऊंचाई से है, जलील जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उसको ना आग से है, वो बहुत ऐसे किसी न किसी को कोई ना कोई है। तो ये कहीं ना कहीं हम सारे कहीं ना कहीं एंजाइटी में तो मुब्तला हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप नोटिस करें तो आपको लगेगा कि शायद हर दूसरा तीसरा बंदा एंजाइटी का पेशेंट है और वो एंजाइटी से गुजर रहा है, और उसका इलाज होना जरूरी है। डेफिनेटली जैसे मुझे आपने पूछा कि अपने पेशेंट बढ़ा रही हैं वैसे। बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ के लिए। हम चलते हैं खात्मे की तरफ। आज का प्रोग्राम के लिए इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, 2 दिन हमारी छुट्टी है। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि सुहा ठीक होके वापस आ जाएगी। अगर ना आई फिर भी उसके लिए दुआ गो के मतलब जल्द से जल्द वो वापस आए, क्योंकि ऑपरेशन अपेंडिक्स का जिसको निकलवा देना ही बेहतर है। इस हवाले से भी बात करेंगे, जब वो आएगी तो कितना बेहतर वो फील करती है अपेंडिक्स निकलवा देने के बाद। अभी इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।